नमस्कार दोस्तों, क्लॉकमी के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है ना। एक आपकी क्वेरी आ रही थी बार बार। क्वेरी ये थी कि सेक्शन 37 क्या है। सेक्शन 37 आप पूछ रहे हो, जिसमें पद की शपथ के बारे में है। और इसमें आपका कंफ्यूज क्या है कि शपथ के बारे में है, और इसमें आपका कंफ्यूज ये है कि आप बोल रहे हो कि शपथ सदस्यों को, अध्यक्ष को कलेक्टर या उसके द्वारा नामित अधिकारी करवाएगा। तो ये गलत है, ये गलत है। मैंने आपको कई बार कहा है कि अपडेटेड पढ़ना है। मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी इस पर कि आपको अपडेटेड पढ़ना है। जो गलत पुराना वाला है उसको नहीं पढ़ना है, सारी चीज़ें अपडेटेड पढ़ना है। इसके लिए वीडियो बनाया था मैंने, और वो बहुत लोगों ने उसको सराहा भी था। अब ये 2011 में चेंज हो गया, इसमें अमेंडमेंट हो गया, और आपको 1947 का अगर संविधान दे दें पढ़ने के लिए तो आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके बाद लगातार चेंज हो चुके हैं। अगर हम 73वां 74वां संविधान संशोधन अगर अपन पढ़ते हैं नगरपालिका और पंचायती राज के बारे में, अगर हम पुराना संविधान पढ़ेंगे तो हमें पता ही नहीं है कि ये सब क्यों है, और ये सब तो उसके बाद की चीजें हैं। तो हमें अमेंडमेंट युक्त पढ़ाया जाता है हमेशा। लेटेस्ट अमेंडमेंट भी आते हैं। हमारा कोई एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का हो, आरपीएससी का हो, लेटेस्ट संविधान संशोधन भी आते हैं। तो आपको लेटेस्ट इसमें पढ़ना है। ये पुराना ना तो यूज होता है और ना ही उस तरह से चीजें हो रही है, तो उसको नहीं पढ़ना है, नया पढ़ना है। ठीक है। 2011 में क्या चेंज हुआ था कि राज्य सरकार आदेश द्वारा क्या कर रही है, राज्य सरकार प्राधिकृत अधिकारी जो है ना, प्राधिकृत अधिकारी को इसके समक्ष शपथ लेगा। कौन? अध्यक्ष और सदस्य। तो ये तो था आपका कंफ्यूज जो था उससे संबंधित। अब अपन देखेंगे सेक्शन 42 अपन ने देखा था, जिसमें सेक्शन 42 में ये था कि नगर पालिका सदस्य के साथ में विधानसभा, संसद या पंचायती राज का सदस्य होने पर निर्बंधन। मतलब दोनों का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता। एक साथ सदस्य नहीं हो सकता कि नगर पालिका का भी हो जाएगा और संसद सदस्य भी हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। और अपन केवल नगरपालिका के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, तो उसमें 2 क्लॉज दिए हुए हैं। अगर पहले से नगरपालिका का सदस्य है और वो संसद सदस्य या विधानसभा या पंचायती राज में चुन लिया जाता है और ये 14 दिन के अंदर इससे त्यागपत्र नहीं देता है, तो वो क्या करेगा, इससे पद से मुक्त माना जाएगा। ठीक है। और अगर विधानसभा, संसद और पंचायती राज का सदस्य पहले से है, तो इस स्थिति में अगर इनसे त्यागपत्र नहीं देता है 14 दिन में, तो वह नगरपालिका का सदस्य नहीं रहेगा। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये 42 अपन ने देखा था। अब अपन सेक्शन देखेंगे, सेक्शन धारा 43। धारा 43 मतलब सेक्शन 43, और इसमें प्रत्येक नगरपालिका में क्या है, ये प्रत्येक नगरपालिका में एक सदस्य, एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष होगा। ठीक है। एक उपाध्यक्ष होगा, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। इसका मतलब क्या है कि नगरपालिका जो है, मान लो 22 सदस्य हैं, तो 22 सदस्य के अलावा एक उपाध्यक्ष चुना जाएगा उसमें, और एक क्या चुना जाएगा, अध्यक्ष चुना जाएगा। ये उन्हीं में से जो वार्ड में चुनाव जीते हुए हैं, उन्हीं सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है।
इसके लिए शब्द यूज किया गया है जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। क्या है दोस्तों? चेयर पर्सन। वो शब्द क्या है? चेयर पर्सन है वो, है ना, चेयर पर्सन एंड वाइस चेयर पर्सन। अब आपको एक अलग चीज पढ़नी है। वो क्या पढ़नी है? अध्यक्ष बहुत बार यूज होता है, उसमें आएगा यहां पर चेयर पर्सन, मतलब ये कुछ अलग चीज है। और वैसे ही अध्यक्ष लिखा आएगा और यहां लिखा होगा चेयरमैन। ठीक है, अब दोनों में क्या है? दोनों में अंतर है। दोनों में क्या अंतर है? ये तो किस सेंस में, तीनों प्रकार की नगर पालिकाओं के लिए यूज होता है। इनके जो अध्यक्ष होते हैं ना, तीनों प्रकार की नगर पालिकाओं का मुखिया, तीनों प्रकार की नगर पालिकाओं का मुखिया, ये क्या होता है? चेयरपर्सन। लेकिन ये अध्यक्ष के साथ में इंग्लिश में वर्ड आपको देखना है, मैंने बार बार बोला है, चेयरमैन आएगा तो आपको यहां पर क्या लिखना है? यहां पर किसको मानना है? नगर पालिका बोर्ड, नगर पालिका बोर्ड का मुखिया, है ना। तो ये आपको अंतर याद रखना है। मैं यहां लिख भी देता हूं अंतर, आपको याद अच्छे से रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके मुखिया के बारे में हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? जो मुखिया है उनके नाम, मुखिया के पदनाम, उसका डेजिग्नेशन क्या क्या है? तो नगर निगम में उसको क्या बोलेंगे? महापौर। क्या बोलेंगे दोस्तों? महापौर। इंग्लिश में क्या शब्द यूज किया गया है? मेयर। ठीक है, और नगर परिषद में, नगर परिषद में उसको बोलेंगे दोस्तों सभापति। ये नाम याद रखना है, इस तरह का प्रश्न भी आ सकता है आपके कि उसको क्या बोलते हैं। तो इसके लिए प्रेसिडेंट, ये एक्ट क्या इंग्लिश में बनाते हैं तो इंग्लिश वाले शब्द ही आपको ध्यान रखने हैं। और नगर पालिका बोर्ड, बोर्ड की बात करें तो यहां होता है अध्यक्ष, और ये चेयरपर्सन नहीं, चेयरमैन होगा, चेयरमैन। ठीक है, अब आपको एक और याद रखना है, उप मुखिया। उप मुखिया क्या क्या होंगे? हर एक नगर निगम में क्या होगा आप खुद बता सकते हैं अभी। जैसे नगर निगम में होगा उप महापौर, उप महापौर। फिर ये तो हो गया नगर निगम में। नगर परिषद में क्या होगा? उप सभापति। और नगर पालिका बोर्ड में क्या होगा? उपाध्यक्ष। तो दोस्तों ये आपके बोर्ड सदस्यों के बारे में है, मुखिया के बारे में। तो ये अपन ने दोनों देख लिया। अब इसकी उपधारा 3 देखते हैं, है ना।
उपधारा 3 है अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण। तो जैसे सदस्यों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है वैसे ही सेम उसी तरह प्रावधान किए गए हैं अध्यक्ष पद के आरक्षण के लिए। ठीक है, तो अध्यक्ष पद के आरक्षण की जो बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें कौन बनाएगा उपबंध? राज्य सरकार उपबंध बनाएगी कि अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण किस तरह से दिया जाना है। उपबंध राज्य सरकार उपबंध बनाएगी। और दोस्तों ये जो राज्य सरकार उपबंध बनाएगी वो किसके के लिए बनाएगी? एसटी के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था करेगी, एससी के लिए करेगी, बीसी बैकवर्ड क्लास जिसमें तीनों आ जाते हैं, ईडब्ल्यूएस एमबीसी है ना, सारे आ जाते हैं, ओबीसी, बीसी व महिलाओं के लिए ठीक है, आरक्षण की व्यवस्था होगी एसटी एससी बीसी और महिलाओं के लिए। ये उपबंध कौन बनाएगा? ये उपबंध दोस्तों राज्य सरकार बनाएगी। ये उपबंध कौन बनाएगा? राज्य सरकार। तो इसमें आवाज आ रही है आपको? चौथी उपधारा जो है इससे संबंधित वो ये है कि स्थानों का आरक्षण, स्थानों का आरक्षण स्थानों का जो आरक्षण कौन करेगा? राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार ने आरक्षण स्थानों का कर दिया कि यहां इतनी सीटें होंगी, तो राज्य सरकार कुछ प्रोविजंस के आधार पर ही तो निश्चित करेगी कि वहां इस वर्ग का सीट होगा। तो इसके लिए क्या करेगी? राज्य सरकार निम्न बातों का ध्यान रखेगी। बातों का ध्यान, ठीक है। अब उनमें निम्न बातों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आरक्षण है वो पूरे राज्य में लागू होगा। पूरे राज्य में लागू होगा। लागू होगा, पहला नंबर एक बात। फिर दूसरी बात है, जो आरक्षण है वो जनसंख्या के अनुपात में होगा। वर्ग की जनसंख्या वर्ग की जनसंख्या राज्य की जनसंख्या राज्य की जनसंख्या, यहां भी वर्ग की बात करेंगे, ठीक है। और यहां अपन वर्ग की किस में बात कर रहे हैं? नगर पालिका में। ये नगर पालिका की बात कर रहे हैं अपन, उस वर्ग की जनसंख्या, और ये अपन बात कर रहे हैं राज्य की जनसंख्या। तो इन दोनों के अनुपात से, राज्य की जनसंख्या के अनुपात से अधिक होने पर, या फिर हम इसके लिए इससे अधिक होने पर स्थान आरक्षित। तो इसको अपन कहने का मतलब ये है कि मान लो शाहपुरा नगर पालिका है और शाहपुरा नगर पालिका में एसटी की संख्या है, जनसंख्या का प्रतिशत, टोटल जनसंख्या में से 20% जनसंख्या एसटी की है। अब राज्य की जनसंख्या
में एसटी का प्रतिशत कितना है? 17.83। अब उससे ज्यादा है, इसका मतलब वहां पर क्या होगा? एसटी के लिए स्थान आरक्षित होगा, नंबर एक। दूसरी बात, अगर दूसरा एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। एससी का रेशियो है 13.48, 13.48 है। अब 13.48% मान लो सापरा है या कोई सी भी नगर पालिका है आपकी, कुचामन नगर पालिका है, कोई टोंक में नगर पालिका है, कोई भी नगर पालिका है, उसकी जनसंख्या का प्रतिशत 15% है, जबकि राजस्थान में एससी का प्रतिशत 13.83% है। तो ऐसी जगह पर एससी की सीट रिजर्व होगी। तो ऐसे ही इस तरह से सीटों का रिजर्वेशन का सिस्टम है दोस्तों, है ना? ये आपको देखना है। तो ये आपकी उपधारा 4 हो गई। अब उपधारा 5 देखते हैं दोस्तों। उपधारा 5 दोस्तों ये है कि स्थानों का आरक्षण व्यवस्था जो नगर पालिका में लगी हुई है, ये तब तक ही लागू रहेगी जब संविधान का अनुच्छेद 334 लागू रहेगा। जिस दिन संविधान का अनुच्छेद 334 हट जाएगा, उस दिन नगर पालिका में आरक्षण व्यवस्था हट जाएगी। अब ये 334 किससे संबंधित है? 334 में प्रावधान किया गया है कि नगर पालिका में क्या होगा? नहीं, 334 संविधान के बारे में है, तो उसमें प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक निर्वाचित क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था होगी। एसटी, एससी और बैकवर्ड क्लास के लिए आरक्षण की व्यवस्था होगी, और उसको लगातार 10-10 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है। अभी 2026 तक ये बढ़ाई जा चुकी है, और उसके बाद में भी चांस है कि बढ़ा देगी, क्योंकि कोई गवर्नमेंट इसको रोकना नहीं चाहती। जिस दिन ये बढ़ाएंगे नहीं, इसको समाप्त कर देंगे, उस दिन आरक्षण व्यवस्था पूरे देश से स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए नगर पालिका में भी ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे अपन आरक्षण व्यवस्था किसकी? नगर पालिका की। संविधान के अनुच्छेद 334 की समाप्ति पर 334 की समाप्ति पर स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी उपधारा 5 है। अब इसके बाद उपधारा 6 देख लेते हैं। इसमें क्या है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की बात कर रहे हैं। ये दोनों क्या रहते हैं? एक माह तक अनुपस्थित रहते हैं। और वो भी अनुपस्थित कैसे रहते हैं? बिना नगर पालिका की अनुमति के, बिना नगर पालिका की अनुमति के। अब जब अध्यक्ष आएगा ही नहीं, उपाध्यक्ष आएगा ही नहीं, एक बिना नगर पालिका की मंजूरी के तो ऐसे में वो क्या माना जाएगा? वो अध्यक्ष नहीं रहेगा, अध्यक्ष नहीं रह जाएगा। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं रह जाएगा, मतलब बिना किसी मंजूरी के वो अगर 1 महीने तक नगर पालिका में उपस्थित नहीं होता है, ना ही तो आपका अध्यक्ष उपस्थित होता है, ना ही उपाध्यक्ष उपस्थित होता है,
ऐसी स्थिति में क्या होगा, उन दोनों का पद स्वतः ही रद्द कर दिया जाएगा या फिर उनको सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष स्वतः ही नहीं माना जाएगा। ये आपकी उपधारा 6 में है। अब दोस्तों अपन देखते हैं उपधारा 7। ठीक है, जो आपका अध्यक्ष है वो मान लो अनुमति लेकर जाता है छुट्टी पर, लेकिन मैक्सिमम वो कितने दिन की अनुमति लेकर छुट्टी कर सकता है। मान लो 1 माह तक वो छुट्टी लेकर जा रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन मैक्सिमम की लिमिट भी तो होनी चाहिए, नहीं तो अध्यक्ष महोदय चुनाव जीतने के बाद में, निर्वाचित होने के बाद में क्या करेंगे, आएंगे ही नई नगर पालिका। तो इसको रोकने के लिए, इस गलत प्रैक्टिस को रोकने के लिए क्या किया जाएगा, मैक्सिमम 6 माह की मंजूरी अध्यक्ष मंजूरी के साथ अधिकतम 6 माह, अधिकतम 6 माह छुट्टी कर सकता है। ठीक है, छुट्टी कर सकता है, अधिकतम 6 माह छुट्टी कर सकता है। अब मान लो एक और नया प्रोविजन है कि मान लो उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। अब जब अध्यक्ष का पद रिक्त होगा तो उसकी जगह उपाध्यक्ष अध्यक्ष का काम करेगा। ये आपने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में भी पढ़ा होगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष में पढ़ा होगा। तो ये सब जगह यही काम करता है, जहां पर अध्यक्ष नहीं काम कर पाता है जब, तो उसकी जगह उपाध्यक्ष होता है। पर मान लो क्या होता है, उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, उपाध्यक्ष का पद रिक्त है और अध्यक्ष महोदय 6 महीने की छुट्टी चलेंगे। अब क्या होगा, उसकी जगह उपाध्यक्ष तो आ नहीं सकता अध्यक्ष की जगह। तो ऐसी स्थिति में निश्चित कालावधि में चुनाव सदस्य, निश्चित कालावधि में उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। उपाध्यक्ष का निर्वाचन होगा। अब इसके लिए क्या चुनाव होगा? नहीं, चुनाव तो पहले हो चुके हैं ना। ये तो सदस्य खुद मिलके अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनते हैं और जिनका बहुमत होता है वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो गया, तो निश्चित कालावधि में उपाध्यक्ष का निर्वाचन करना जरूरी है। ऐसी स्थिति बन रही है कि 15 दिन में ही चुनाव करवाए जाने जरूरी है। तो उसमें चुनाव क्या, वहीं पर बैठक होगी, बैठक में सहमति से बना के उपाध्यक्ष चुन लेंगे कि ये हमारा नया उपाध्यक्ष है। तो इसमें कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक तो चीज ये होगी, इसका पार्ट 1 है ये। दूसरी एक और है इसी में, वो क्या है दोस्तों, दूसरी ये है कि दोनों छुट्टी पर जाएं, अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष। दोनों मंजूरी के साथ छुट्टी पर जाएं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सदस्यों में से यह कार्य करने के लिए
चुन लिया जाएगा। अब आपको पता है कि दोनों वापस आएंगे, छुट्टी पर गए हैं तो वापस आएंगे। कालावधि इसकी क्या होगी? इसकी कालावधि होगी छुट्टी का समय। अध्यक्ष उपाध्यक्ष की छुट्टी का समय। अध्यक्ष उपाध्यक्ष की छुट्टी का समय इसकी कालावधि होगी, क्योंकि ये इन दोनों के मंजूरी के साथ में छुट्टी पर जा रहे हैं। मान लो अध्यक्ष के भी कुछ किडनी में दिक्कत हो गई, या फिर ऐसा नहीं हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, या फिर उपाध्यक्ष के श्वास लेने में दिक्कत हो गई, बुजुर्ग आदमी होते हैं तो इनको बेचारों को हो जाता है। ऐसी स्थिति में किसी तीसरे व्यक्ति को कुछ समय के लिए इन दोनों का कार्यभार संभालने के लिए चुन लिया जाएगा, क्योंकि अध्यक्ष भी नहीं रहेगा, उपाध्यक्ष भी नहीं रहेगा। तो ये नया जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनेगा, ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाएंगे लेकिन ये अध्यक्ष का भी कार्य करेगा। तो ये कितनी अवधि के लिए? छुट्टी का समय, जो इनका जो मंजूर छुट्टी है ना, उसके लिए अगर इनमें से उपाध्यक्ष भी आ जाएगा वापस, तो ये वापस अपना सदस्य बन जाएगा, ये अपना कार्य छोड़कर वापस सदस्य बन जाएगा। तो ये चीज है इसमें। दोस्तों आगे देखते हैं अपन, आगे क्या देख रहे हैं? इसी की उपधारा 8, जो उपधारा 8 है उसमें लिखा हुआ है कि अध्यक्ष मान लो अमेरिका चला जाता है, मैं उदाहरण से समझाता हूं आपको। अमेरिका चला जाता है और अध्यक्ष के अमेरिका जाने के बाद वो वहां शिफ्ट हो जाता है, वहां की नागरिकता ले लेता है, और उसकी जगह नगर पालिका में अध्यक्ष का पद खाली हो जाता है। अब खाली पद की जगह पर कौन? उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाता है। मतलब उपाध्यक्ष को बैठक बुलाई जाती है नगर पालिका की, और उस बैठक में उपाध्यक्ष को अध्यक्ष निर्वाचित कर लिया जाता है। ऐसी स्थिति में जो उपाध्यक्ष अध्यक्ष बना है, क्या वो दोनों पदों को संभाल पाएगा, या फिर उन दोनों की अधिकारिता का उपयोग कर पाएगा? नहीं, वो पद उपाध्यक्ष का खाली माना जाएगा, रिक्त माना जाएगा। तो दोस्तों अध्यक्ष की जगह, अध्यक्ष के स्थान पर उपाध्यक्ष के चुन लिए जाने पर, उपाध्यक्ष के निर्वाचित होने पर, उपाध्यक्ष के निर्वाचित होने पर उपाध्यक्ष का पद रिक्त माना जाएगा। ठीक है, उपाध्यक्ष का पद रिक्त माना जाएगा। अब एक और प्रोविजन हो जाता है, वो क्या हो जाता है? उपधारा 9 में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों की नगरपालिका में पड़ती नहीं है, दोनों नगरपालिका के सदस्यों से असहमत रहते हैं। अब नगरपालिका के सदस्य निश्चय करते हैं कि इन दोनों को, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हम हटा देते हैं और इनकी जगह हम दूसरे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं? वो एक प्रस्ताव लाते हैं। उस प्रस्ताव का नाम क्या है? अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव। और इस प्रस्ताव के पारित होने से ये पारित हो जाता है, तो ये दोनों पद रिक्त हो जाएंगे, दोनों पद रिक्त हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, दोनों पद रिक्त हो गए।
अब ये मान लो त्याग पत्र देने की स्थिति में है, तो उपाध्यक्ष किसको त्याग पत्र देगा? उपाध्यक्ष त्याग पत्र देगा अध्यक्ष को। अध्यक्ष को त्याग पत्र देगा, अध्यक्ष को त्याग पत्र देगा। फिर अध्यक्ष किसको देगा? राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को। अब राज्य सरकार चाहे तो एसडीएम को डिप्लॉय कर सकती है यहाँ पे, या फिर डीएम को कर सकती है, या किसी और अन्य अधिकारी को प्राधिकृत कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार उस अधिकारी को नियुक्त करेगी और ये एमएलए अपने हिसाब से करवाता है। जैसे नगरपालिका बोर्ड के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो एमएलए अपने हिसाब से उस नगरपालिका के, मान लो एसडीएम से उसकी अच्छी बनती है तो वो इस तरह का आदेश निकलवा देगा कि प्राधिकृत अधिकारी कौन रहेगा? एसडीएम रहेगा, और चेयरमैन महोदय उसको अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये त्याग पत्र जो है ये दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों, ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों क्या करेंगे? लिखित आदेश द्वारा देंगे, है ना? ये दोनों लिखित आदेश द्वारा, लिखित आदेश नहीं, नोटिस, लिखित नोटिस द्वारा व्यक्ति से उपस्थित होकर देंगे, खुद से देंगे कि हाँ अध्यक्ष महोदय मेरा ये आप लिखित नोटिस त्यागपत्र संबंधित स्वीकार करो, और अध्यक्ष महोदय प्राधिकृत अधिकारी को देगा, एसडीएम महोदय कि मेरा आप ये स्वीकार करो। अब इसके बाद इससे ही संबंधित एक और चीज है कि इन्होंने त्यागपत्र तो दे दिया, लेकिन वो कितने समय में मंजूर होगा? तो आपने इससे पिछले वाली धारा में त्यागपत्र में 39 में आपने देखा होगा, 38 में, तो 38 में देखा होगा कि नगर पालिका के सदस्य का अगर वो त्यागपत्र देता है अध्यक्ष को, तो जिस दिन अध्यक्ष उसको मंजूर करता है उस दिन, या फिर उसके 15 दिन बाद, जिसमें से जो भी पहले हो उस दिन से उसका त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा। तो इसमें भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का मंजूरी की तारीख, जिस दिन उसको स्वीकृत कर लिया जाता है, मंजूरी की तारीख, या यहां पर दोस्तों 15 दिन ना होकर 30 दिन है। सदस्य के मामले में 15 दिन था, यहां पर 30 दिन की अवधि में। तीस दिन की अवधि पर क्या हो जाएगा? प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका किससे संबंधित है? इसकी मंजूरी से संबंधित। अब उपधारा अपन ने कितनी उपधाराएं देख ली दोस्तों? 10 उपधाराएं देख ली। अब अपन कौन सी उपधारा देखेंगे? 11 नंबर की उपधारा में दोस्तों लिखा हुआ है कि अध्यक्ष की जो रिक्ति है,
अध्यक्ष की रिक्ति है वो 6 माह में, 6 माह के भीतर भरी जाएगी। अध्यक्ष की रिक्ति 6 माह के भीतर भरी जाएगी दोस्तों, ये है। इसमें एक अपवाद भी है। अब वो अपवाद क्या है कि राज्य सरकार इस अवधि को 3 माह के लिए और बढ़ा सकती है। मान लो ऐसी व्यवस्थाएं बनती हैं कि कोरोना जैसा लॉकडाउन हो गया और उसमें कुछ हो ही नहीं पा रहा है, कुछ चीज सब कुछ ठप हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, राज्य सरकार आदेश दे देती है कि ये अवधि 3 माह और बढ़ाई जा सकती है। तो अब इसके पास 6 प्लस कितनी 3, तो 9 माह की अवधि के भीतर भरी जानी जरूरी हो गई। ठीक है, तो ये इस प्रकार से है। फिर अब नया अध्यक्ष जो आएगा ना, नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उसकी कालावधि क्या होगी, वो शेष अवधि के लिए होगा, शेष अवधि के लिए। शेष अवधि के लिए, ठीक है दोस्तों। जो नया अध्यक्ष होगा वो शेष अवधि के लिए आएगा दोस्तों। इसके बाद इसको एक बार और रिपीट कर लें अपन। अध्यक्ष के स्थान पर उपाध्यक्ष के निर्वाचित होने उपाध्यक्ष का पद रिक्त माना जाएगा। अध्यक्ष खाली कर देता है पद को और उसकी जगह उपाध्यक्ष आ जाता है, और उपाध्यक्ष आया है तो उसकी जगह खाली हो जाती है, तो वो रिक्त माना जाएगा। दोनों पद वो नहीं संभालेगा। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव दोनों के खिलाफ अगर आ जाता है और वो पारित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में दोनों पद रिक्त हो जाएंगे। ठीक है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देगा और अध्यक्ष किसको देगा, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को। ठीक है, दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों लिखित नोटिस देंगे और वो व्यक्ति से देंगे, खुद जाकर देंगे, ऐसे नहीं किसी के माध्यम से पहुंचा दिया, वो खुद जाकर उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा और अध्यक्ष प्राधिकृत अधिकारी को देगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में, दोनों व्यक्ति से जाके देंगे। इसके बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की मंजूरी की तारीख कब से प्रभाव में आएगा, मंजूरी की तारीख दोनों का जिस दिन मंजूर होता है और 30 दिन की अवधि की समाप्ति पर। ठीक है, प्रभावी हो जाएगा। ये सदस्य के मामले में 30 दिन नहीं है, और ये सदस्य के मामले में, नगरपालिका सदस्य के मामले में 15 दिन है। ये आपको याद रखना है। अध्यक्ष की रिक्ति 6 माह के भीतर भरी जाएगी। ठीक है, अध्यक्ष का पद खाली हो गया, उसको हर हाल में 6 माह के भीतर भरना जरूरी है। दूसरा अपवाद, राज्य सरकार इस अवधि के लिए मतलब 3 माह के लिए और बढ़ा सकता है, 3 माह के लिए इसको अवधि को और बढ़ा सकता है। ठीक है दोस्तों, नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष होगा वो कितने दिन के लिए आएगा, वो शेष अवधि के लिए आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। शेष अवधि के लिए आएगा। अब इसके बाद में नंबर कितना हो गया इसका, 11 नंबर। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, उपधारा 12 नंबर। जो अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है, दोनों के नाम राजपत्र में प्रकाशित करवाए जाएंगे।
जब अध्यक्ष चुनाव होता है और उपाध्यक्ष दोनों का होता है तो दोनों के नाम राजपत्र में प्रकाशित करे जाएंगे। इसका मुख्य कारण क्या है कि राजपत्र क्या होता है, सरकार का एक प्रकाशन या पत्र होता है जिसके माध्यम से, जैसे अपन पत्रिका के माध्यम से अपन समाचारों को भेजते हैं, ऐसे राज्य सरकार राजपत्र के माध्यम से भेजा जाता है, उसका नाम है राजपत्र। उनका नाम होता है राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर। इसी तरह सरकार का पत्र होता है जिसमें समाचार नहीं होते, सरकार की सूचनाएं होती हैं, वो राजपत्र में इन दोनों का नाम प्रकाशित किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट धारा और देखते हैं दोस्तों, 13 नंबर की धारा। तो अध्यक्ष जो है वो क्या करेगा, नियमानुसार या फिर उपबंधों के अनुसार, नियम और उपबंधों के अनुसार क्या करेगा वो नगरपालिका की एक निधि होती है। मैंने पहले परिभाषा में भी इसको समझाया था, नगरपालिका निधि, और हमने आगे भी उसको 2-3 बार हमने इसको देखा है। नगरपालिका निधि से क्या प्राप्त करेगा, अपना भत्ता, मासिक भत्ता व सुविधाएं भत्ता व सुविधाएं प्राप्त कर सकेगा। तो ये मोटा मोटा आपकी क्या है, धारा 43 है दोस्तों। और आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो अपन इसको एक बार तुरंत से देख लेते हैं। धारा 43 को अपन ने पढ़ा, प्रत्येक नगरपालिका का एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष होगा। तो फिर हमने इसका मुखिया और इसका अंतर देखा। फिर इसके बाद अपन ने ये अलग अलग तीनों होते हैं इनको देखा। फिर दोस्तों अपन ने देखा अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का उपबंध, महिलाओं के लिए आरक्षण है उसको देखा, जो जनसंख्या है उसको किस आधार पर स्थानों का आरक्षण किया जाता है ये हमने देखा। फिर आरक्षण व्यवस्था के बारे में देखा, ये समाप्ति हो जाएगी तो फिर ये नगरपालिका में हट जाएगा। और ये अगर 1 माह तक अनुपस्थित रहते हैं तो उसके क्या प्रोविजंस हैं ये सारे देखे। उपाध्यक्ष पद की रिक्ति देखी, अध्यक्ष की देखी, फिर ये सब देखा। फिर आगे अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में देखा। फिर राज्य सरकार प्राधिकृत अधिकारी के बारे में देखा, ठीक है। और ये अपन ने धारा 43 को अच्छे से पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ते हैं